Hey guys, what's up? Welcome to the channel. Today we will discuss industrial sickness. इंडस्ट्रियल सिकनेस होती क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है वो देख लेते हैं. सबसे पहले, एन इंडस्ट्रियल यूनिट इज ट्रीटेड एज सिक इफ वन ऑफ इट्स फंक्शनल एरियाज डज नॉट फंक्शन नॉर्मली. इसके जो फंक्शनल एरियाज़ हैं जब वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते तो हम हमारी कंपनी को, हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट को सिक कह सकते हैं, यानी बीमार कह सकते हैं. अब इसके फंक्शनल एरियाज़ क्या क्या होते हैं? प्रोडक्शन, ओके, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सब होते हैं इसके इंडस्ट्रियल एरियाज़. पर्सोनल एंड मैनेजमेंट भी होते हैं. जब ये सारे प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे होते, नॉर्मली वर्क नहीं कर रहे होते, तो हम कह सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो सिक है. ठीक है. इट इज़ कंसिडर्ड सिक इफ़ इट इज़ परफॉर्मिंग पुअरली. जब ये बुरे तरीके से काम कर रही होती है तो हम उसे सिक कहते हैं. नॉट एबल टू रीपे डेट एंड ड्यूज सेटिस्फैक्ट्री. तब भी ये सिक कहलाई जाएगी जब ये अपने डेट्स को रीपे नहीं कर पाएगी और जो भी इसके ड्यूज़ हैं उन्हें सेटिस्फैक्ट्रीली रीपे नहीं कर पाएगी. ये तब भी सिक होगी जब इफ फेल्स टू जनरेट इंटरनल सरप्लस, जब ये नहीं बना पाएगी. एंड कंटिन्यूसली डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फंड पे जब डिपेंड रहेगी तब भी हम हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट को सिक कहेंगे. नेक्स्ट है टाइप ऑफ सिक इंडस्ट्रीज. अब सिक इंडस्ट्रीज़ के क्या टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं बेसिकली. या तो बॉर्न सिक, बिकम सिक एंड मेड सिक. ये 3 टाइप्स हैं इसके. जो बॉर्न सिक है वो क्या है कि बिकम सिक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. मतलब जो इंडस्ट्री है वो स्टार्टिंग से ही बीमार थी. तो इसमें क्या आता है, ऐसा क्यों, इसका लॉजिक क्या है? वो ये है कि इल कंसीव प्रोजेक्ट, या तो उन्होंने प्रोजेक्ट ही अच्छा नहीं लिया या उन्होंने पुअर प्लानिंग करी. ठीक है, उनकी प्लानिंग ही अच्छी नहीं थी, या पुअर प्रोजेक्ट अप्रेजल, या लोकेशन गलत चूज़ कर ली. ठीक है, काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इसके स्टार्टिंग से ही सिक होने के. या पुअर प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्रोडक्ट सही नहीं सिलेक्ट किया और मार्केट सर्वे नहीं सही किए, आपने मार्केट को स्टडी नहीं किया अच्छे से. जब ये सारे फैक्टर्स होते हैं तब हम कह सकते हैं कि जो हमारी यूनिट है वो स्टार्टिंग से ही सिक थी. ठीक है. फिर आता है बिकम सिक. क्या पता वो बाद में सिक होगी वो इंटरनल कोजेज़ की वजह से. अब इस इंटरनल कोजेज़ क्या हो सकते हैं? जैसे कि मैनेजमेंट ख़राब हो सकती है, मैनेजमेंट सही नहीं कही गई, जो फंड्स हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया गया. ठीक है. फॉल्टी मैनेजमेंट पॉलिसीज़ सही नहीं बनाई गई. तो ये सारे आ सकते हैं बिकम सिक में. फिर आता है मेड सिक. बीमार कर दी गई थ्रू एक्सटर्नल कोजेस, बाहर के कारण ऐसे थे. अब इसमें क्या आ सकता है? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ सकती हैं. लाइक कुछ पॉलिसीज़ ही ऐसी बन गई जिससे हमारी कंपनी को लॉस होने लग गया और हमारी कंपनी सिक हो गई. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, ये सारे फैक्टर्स जो हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस, ये सारे फैक्टर्स जो हैं इससे जो कंपनी, हमारी इंडस्ट्री है वो सिक हो गई. फिर है इसके कॉजेज़ क्या हैं? तो मेनली 2 ही कॉजेज़ होते हैं इसके सिक होने के. एक है इंटरनल कॉज, एक है एक्सटर्नल कॉज. इंटरनल कॉज कैसे हो सकते हैं ये देखते हैं. इनकॉम्पिटेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. जो एंटरप्रेन्योर है वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, जो नॉलेज और एक्सपीरियंस चाहिए था उनमें वो है ही नहीं. तो उससे भी ये भी एक कॉज है जिससे हमारी कंपनी सिक हो गई, यानी इनकॉम्पिटेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. फिर है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. फाइनेंस जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक टाइप का ब्लड है. जब अगर ये सभी पार्ट्स में नहीं पहुंचेगा तो ये पुअरली वर्क करेंगे. अगर हमारा मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुरा है, ख़राब है, तो इससे प्लानिंग या एक्सपेंशन में काफ़ी सारी रुकावटें आ सकती हैं. बहुत सारे फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के लिए, जैसे लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लैक ऑफ फाइनेंस एंड वर्किंग कैपिटल, एडवर्स डेट इक्विटी रेशो, या ज़्यादा बैड डेट्स, या अंडर एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. ये सारे ही फैक्टर्स, ये सारे ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के एग्जांपल्स हैं. फिर है मार्केटिंग प्रॉब्लम्स. इसमें क्या होता है,
मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। पहले मैनेजमेंट जो होती है वो की सक्सेस होती है बिज़नेस के लिए। अगर मैनेजमेंट अच्छी है तो डेफिनेटली बिज़नेस जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू मैनेजमेंट जो है वो एक एक्सटेंशियल इंटरनल कोज है इंडस्ट्री की सिकनेस में। अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली हमारी जो इंडस्ट्री है वो बीमार पड़ेगी। तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन के रिलेटेड, मार्केटिंग के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड, पर्सनल मैनेजमेंट के रिलेटेड। तो अगर बार बार ब्रेकडाउन या लोअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन या प्रमोशन एक्टिविटीज़ ख़राब है या इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है वर्किंग कैपिटल का, तो डेफिनेटली हमारी इंडस्ट्री यूनिट्स जो हैं वो बीमार पड़ेंगी, सिक होंगी वो। फिर है मार्केटिंग कंस्ट्रेंट, जैसे कि पुअर प्राइसिंग सिस्टम, इन्फीरियर प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट मिक्स, नॉन कंप्लायंस विद द डिलीवरी शेड्यूल या लैक ऑफ सेल्स प्रमोशन। ये सारे फैक्टर्स जो हैं मार्केटिंग कंस्ट्रेंट्स के, ये सारे ही हमारी इंडस्ट्री यूनिट्स को सिक बनाते हैं। फिर है प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स। प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स जो होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैल फंक्शनिंग इन द प्रोडक्शन फंक्शन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जैसे कि इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ साइट ही गलत सिलेक्ट कर दी, पुअर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो प्रोडक्शन ऑब्वियसली ख़राब होगी। मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, वो मेंटेनेंस अच्छी नहीं थी और बार बार मशीनरी को रिप्लेस किया गया। पुअर कलेक्शन ऑफ पावर, जैसे कि गैस, केमिकल, ऑयल, इन सब की पुअर कलेक्शन थी, या अदर इनपुट्स, या डिलेड सप्लाई ही देर से आई। ये सारे फैक्टर्स जो हैं इनसे प्रोडक्शन की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं एंड डेफिनेटली इससे हमारी कंपनी सिक होती है। अब है लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, ये एक और कॉज है इंडस्ट्रियल सिकनेस का। ये लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड से क्या होता है, कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है और कैपिटल की शॉर्टेज हो जाती है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है और प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती हैं, प्राइस बढ़ जाते हैं। इससे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है हमारे प्रॉफिट्स पे। तो ये भी हो गया। पुअर डिमांड फोरकास्टिंग, जो डिमांड फोरकास्टिंग है ये गाइडिंग फोर्स है एक इंडस्ट्रियल यूनिट में। तो अगर हमने हमारी डिमांड ही गलत फोरकास्ट कर ली तो इससे तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। सपोज़ डिमांड थी हमारी 10,000 यूनिट्स की ही और हमने प्रोडक्शन कर दी 20,000। अब जो ये 10,000 एक्सेस है इसको हम कहाँ बेचें, इससे कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा या हमारी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो इंडस्ट्री यूनिट है वो तो सिक होगी ही होगी। अब मैं इसके कुछ एक्सटर्नल कॉजेज़, वो क्या हैं, सप्लाई ऑफ इनपुट्स। जो इनपुट्स हैं वो असेंशियल रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन की। अगर इरेगुलर सप्लाई है हमारे रॉ मटेरियल की तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इन सप्लाई ऑफ इनपुट को रोक दिया जाए तो इससे पूरी प्रोडक्शन साइकिल या पूरा प्रोडक्शन से शेड्यूल ही ख़राब हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सटर्नल कोज है इंडस्ट्री को सिक होने का। फिर है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी ही ऐसी बना दी, क्योंकि जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसका बिज़नेस पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना दी जिनका सिग्निफिकेंट इफेक्ट था बिज़नेस में, जैसे कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। इन सब की वजह से जो है हमारी इंडस्ट्री वो रातों रात बीमार पड़ सकती है। अगेन मार्केट कंस्ट्रेंट्स, ये एक और क्रिटिकल एक्सटर्नल कॉज है। इससे क्या होता है, डिमांड रिसेशन लीड्स टू डिक्लाइन इन सेल। डिमांड कम है तो हमारी सेल्स कम है। मार्केट कंस्ट्रेंट में क्या आता है, मार्केट सैचुरेशन पॉइंट आ गया, सडन एंड वाइड फ्लक्चुएशंस आ गई डिमांड में। ये सारे मतलब डिमांड रिलेटेड जो है वो मार्केट फ्लक्चुएशंस में है। ये सारे भी इंडस्ट्री को सिक बनाते हैं। फिर है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई जिससे क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस हो गया और जिससे हमारी जो यूनिट है वो बीमार पड़ गई, यानी सिक हो गई, इंडस्ट्रियल सिकनेस हो गई। फिर है नेचुरल कॉजेज़। कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई, जैसे फायर लग गई, फ्लड आ गई, कुछ भी हो सकता है। इससे क्या हो गया, इंडस्ट्री हमारी सिक हो गई। फिर है पॉलिटिकल कॉजेज़। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है बिज़नेस पे और वर्कर्स पे भी। तो पॉलिटिकल चेंजेस जो होते हैं डोमेस्टिक या इंटरनेशनल भी, तो उससे भी इंडस्ट्रियल सिकनेस आ जाती है। फिर है फाइनेंशियल फैक्टर्स। फाइनेंशियल फैक्टर्स जैसे प्राइस राइज ऑफ इनपुट, जो हमारे इनपुट्स आ रहे हैं उनका ही प्राइस बढ़ गया
ठीक है, तो अब हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, या फंड ही नहीं मिल रहे हमको, ठीक है, मतलब फंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें, तो वो सब फाइनेंशियल फैक्टर्स आएंगे जिससे हमारी इंडस्ट्री जो है वो सिक हो रही है। पुअर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है कंपनी का, मतलब उसने अच्छे से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी, तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल कॉजेज़ में आते हैं। अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इसके। जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इंडस्ट्रियल सिकनेस के, फाइनेंशियल लॉसेस टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंडस्ट्रियल सिकनेस जो है उससे क्या होता है, बैंक्स को काफ़ी लॉस होता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी काफ़ी लॉस होता है, जिन्होंने लोन दे रखा है इन सिक यूनिट्स को, तो उनको काफ़ी लॉस होगा। एम्प्लॉयमेंट जाएगी, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो सिक हो रही है, तो उसमें वो इतना अर्न नहीं कर पा रही, वो प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही कि वो इन वर्कर्स की सैलरी दे सके, तो इससे क्या होगा, वो निकाल देगी उनको, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग्स, जो इंडस्ट्रियल सिकनेस है वो इफ़ेक्ट करती है एक्सपोर्ट अर्निंग क्या है कंट्री की। इससे क्या होता है, एक रिडक्शन होती है अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज में। फिर है लीडिंग टू इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। इंडस्ट्रियल सिकनेस एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है इंडस्ट्रियल पीस की, क्योंकि इन केस ऑफ क्लोजर ऑफ, अगर कंपनी सिक इंडस्ट्री जो है वो बंद होगी, तो उसमें काफ़ी सारे वर्कर्स थे, जिससे क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। दिस इज़ अ बिग कंसर्न फॉर ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है ये, और एंड ऑल्सो फेसेस अपोजिशन फ्रॉम ट्रेड यूनियन। इससे इनको, ट्रेड यूनियन से इनको काफ़ी अपोजिशन भी मिलती है, जिससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स हो जाएंगी और अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो जाएगा, यानी कि स्ट्राइक्स होंगी मेनली तो। फिर है एडवर्स इफेक्ट ऑन इन्वेस्टर्स। अब इंडस्ट्री सिकनेस है, तो इसमें क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स हैं उनका मोटिवेशन डाउन होगा, एंटरप्रेन्योर का भी डाउन होगा। इससे क्या होगा, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, जिससे क्या होगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी और कंपनी की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी इंडस्ट्री की। फिर है सोशल लेवल। अब इससे सोशल लेवल कैसे बढ़ता है, जैसे कि सोशल क्राइम बढ़ेगा अनएम्प्लॉयड यूथ के द्वारा, क्योंकि उनके पास अब काम तो है नहीं, तो वो कुछ भी करेंगे, लाइक चोरी करेंगे, हाईजैक करेंगे, ड्रग एडिक्शन करेंगे, मॉरल टर्पिट्यूड्स होंगे, क्योंकि उनको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी लाइफ से, तो ये एक सोशल लेवल भी इंक्रीज़ करता है। वेस्टेज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। अब एक इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, तो जो रिसोर्सेज हैं वो पहले ही कम है, तो स्कार्स रिसोर्सेज जो इन्वेस्ट किए गए सिक इंडस्ट्रीज़ में, तो उसका एडवर्स इफेक्ट होगा इकोनॉमी में, क्योंकि जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा। सेकेंडली, जो वैल्यूएबल सेविंग्स हैं वो भी ब्लॉकअप हो जाएंगी। नेक्स्ट है रेमेडियल मेजर। तो किया क्या जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है। इसके कुछ वो वाले सजेशंस होते हैं, वो ये होते हैं कि हमें इंडस्ट्री सिकनेस को इनिशियल स्टेज पे ही आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करना चाहिए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना चाहिए, जो हमारी टेक्नोलॉजी उसको अपग्रेड करते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी चाहिए वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को, ये सब। लेकिन इसके कुछ रेमेडियल मेजर्स हैं, वो क्या होते हैं, मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट पॉलिसी। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग मेजर्स लिए जाने चाहिए। वो क्या हैं, कोऑर्डिनेटिंग रोल, टेकिंग टाइमली करेक्टिव एक्शन लेते रहना चाहिए, डायग्नोस्टिक स्टडी करते रहना चाहिए कि क्या चल रहा है, अगर सिक है तो पहले ही रोक दो। डीलिंग विद आउटस्टैंडिंग ड्यूज़, अगर ज़्यादा ड्यूज़ हैं तो उसको ट्राई करो रीपे करो। सेकेंड है कंसेशन बाय द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट को पता चलता है कि कुछ यूनिट्स जो हैं वो सिक हैं, तो गवर्नमेंट उन्हें कुछ कंसेशन देती है, लाइक टैक्स बेनिफिट देती है, मनी मार्जिन मनी स्कीम देती है। थर्ड नंबर इज सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। दिस इज एस सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, दैट इज SICA। ये एक्ट 1985 का है। ये वाज अ की पीस ऑफ लेजिस्लेशन डीलिंग विद द इशू ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस इन इंडिया। उस टाइम पे जो इंडस्ट्रियल सिकनेस थी 1985 में, तो इस एक्ट का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। SICA जो है वो डिटेक्ट करते सिकनेस को और पोटेंशियली सिकनेस को भी, मतलब आने वाले टाइम में अगर सिकनेस हो सकती है उसे भी पहले ही डिटेक्ट कर लेता है और उसके कुछ सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं।
कुछ रेमेडियल मेजर्स लिए जाते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। फिर है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड। ये क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट मेजर है जो लिया जाता है। ये भी एक टाइप का एक्ट है जो 1986 में आया था, जिसे हम SIDF कहते हैं। ठीक है, ये सेटअप किया गया था 1986 में इन IDBI। ये फंड, इस फंड का मतलब क्या था कि ये स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा स्मॉल स्केल सेक्टर को। इट वुड बी फॉर यूज फॉर प्रोवाइडिंग रीफाइनेंसिंग असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ स्मॉल स्केल सिक इंडस्ट्री। जो बीमार पड़ चुके हैं उनके लिए एक फ़ंड था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन फ़ंड, जो गवर्नमेंट है उसने सेटअप किए फ़ंड, जैसे कि टेक्सटाइल मॉडर्नाइजेशन फ़ंड एंड जूट मॉडर्नाइजेशन फ़ंड फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्सटाइल एंड जूट सेक्टर के लिए। इन फंड के अंदर असिस्टेंस दी जाती है सिक बट पोटेंशियली वायबल यूनिट्स, मतलब अभी तो वो बीमार है लेकिन इन फ्यूचर अगर उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दे दी जाए तो आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती हैं। तो उनके लिए ये फ़ंड बनाया गया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन फ़ंड। सो दीज वर सम रेमेडियल मेजर्स जो एक सिक इंडस्ट्री को बाहर निकलने में हेल्प कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।